था, यानी शिक्षा मंत्री से जब बातचीत हुआ था तो शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा था नियुक्ति पत्र के बारे में, यही कहा था उन्होंने कि नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, उसके बाद ना हम 7वें चरण के बारे में बताएंगे। तो नियुक्ति पत्र का एक डेट आ गया है, 18 अप्रैल 2022 को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि छठा चरण आपका कंप्लीट हो रहा है। अब आगे क्या कुछ रणनीति बताइए कि आगे क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि 18 तारीख का आपको भी इंतजार था कि नियुक्ति पत्र कब मिले, वो डेट आ गया 18 अप्रैल 2022 को। बिल्कुल राज सर, बहुत खुशी की बात है सबके लिए, 7वें चरण वाले अभ्यर्थियों के लिए भी, क्योंकि उनका रास्ता क्लियर हो गया है। इसीलिए जब हम सचिवालय जाते थे तो इतना जरूर सबसे पहले बोलते थे कि सर नियुक्ति पत्र का स्थिति घोषित कीजिए, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बाधा वही था। तो वो भी बाधा कुछ दिन में खत्म होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग खुल के 7वें चरण के लिए लड़ेंगे कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आए। इसके लिए 18 तक तो नियुक्ति पत्र दे दें उन लोगों को, तो 19 से हम लोग कोशिश करेंगे शिक्षा मंत्री से मिलने का, मुख्यमंत्री से मिलने का, जनता दरबार में भी जाके एक बार कोशिश करके उनके संज्ञान में भी बात डालने का कि छठा चरण पूरा हो गया है सर, 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन जारी कीजिए, घोषणा कीजिए। और शिक्षा मंत्री तो जब जाते थे तब यही कहते थे कि छठा चरण पूरा होगा तो 7वां चरण हम ला देंगे, वो प्रस्तावित है। तो उनसे जाके एक बार हम 19 या 20 तारीख को, जैसे 18 को नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो हम लोग पूरे टीम मिलके अपॉइंटमेंट लेते हैं उनका और जाके और एक बार उनसे भी मिलते हैं कि सर आपका बोले थे तो अब आप कीजिए, घोषणा कीजिए 7वें चरण का। और सचिवालय में भी जाके सब पदाधिकारी से मिलेंगे हम लोग और वहाँ भी यही बात रखेंगे कि आपने कहा था कि छठा चरण पूरा होगा तो 7वां चरण आएगा, तो आप जो रिक्ति का बात कर रहे थे कि रिक्ति के लिए लेटर निकालेंगे, तो वो लेटर निकलवाइए और 7वां चरण का घोषणा कीजिए। अच्छा, जहाँ पे रिक्ति का जब चर्चा चल रहा है, कि एक और चर्चा हम करेंगे, एक रिक्ति से संबंधित लेटर भी हमने आपको भेजा है। एक विधानसभा सत्र में एक 2021 में, मार्च 2021 में, मेरे ख्याल से डेट उस पर मेंशन था 8 मार्च 2021 का। तो उसमें एक चर्चा था कि जो 19-20 का जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्राथमिक का चल रहा है 1 to 8 का, उसमें जो रिक्ति है वो रिक्ति 12-14 का है। जब प्रधान सचिव, जब आप लोगों का बातचीत जब हो रहा था तो उसमें प्रधान सचिव ने कहा था कि 19 के बाद, नोटिफिकेशन 19 का है कि 19 के बाद जो भी रिटायरमेंट वगैरह टीचर वगैरह रिटायर हुए हैं उनका रिक्ति की चर्चा चल रहे थे। लेकिन जब ये रिक्ति ही ओल्ड है तो उसके बाद का रिक्ति का क्या हुआ, इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए, ये भी जुटना चाहिए। इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल राज सर, इन प्रधान सचिव को या तो पता नहीं होगा या फिर वो सिर्फ आपका रिटायरमेंट और जो हुआ है उसका फिर बात किए होंगे। मतलब स्कूल में कितना सीट खाली है उसका बात, वो 30:1 के रेशियो वाला वो बात नहीं किए होंगे। तो या अगर ऐसा होगा तो उनके संज्ञान में हम लोग वो लेटर ले जाके देंगे और बोलेंगे कि आप छठे चरण में जो नियोजन आप किए हैं तो आप 14 तक का ही रिक्ति दिए हैं, आप 19 तक क्यों बोल रहे हैं? आपकी रिक्ति 14 तक की है, तो आपसे निवेदन है कि 14 के बाद 15 से रिक्ति जोड़ के आप 22 तक का रिक्ति दीजिए। 14 के बाद से जो भी रिक्ति है अभी तक का सारा रिक्ति जुटना चाहिए। इससे क्या होगा कि रिक्ति जो है, मतलब एक अच्छी खासी संख्या में रिक्त पदों पे शिक्षक भर्ती होगा और जो शिक्षकों की कमी है वो भी दूर होगा। जो बेरोजगार शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे घूम रहे हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा होगा, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में रोजगार भी मिलेगा। तो इस पे सोचना चाहिए। अच्छा, एक चर्चा और चल रहा है, वो चर्चा है कि कुछ नियमावली वगैरह चेंजिंग वगैरह का बारे में ये चर्चा चल रहा है अभी सचिवालय में, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, बदलना, नियमावली को बदलना और उसके शिक्षा विभाग के किसी भी कानून को, नियम को बदलना इतना आसान तो नहीं है। जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तब कहा जाता है कि नियमावली बदल गया या बदलने वाला है। ऐसी तो अभी कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि उन लोगों का कोई कैबिनेट मीटिंग हुआ है। तो अभ्यर्थी जाके बोलते हैं तो किस बेसिस पे बोल रहे हैं वो तो हम नहीं पूछे हैं अभी तक, और ना हम हमेशा सचिवालय हम जाते हैं तो हमको भी ऐसा कोई खबर नहीं मिला है वहाँ से कि आपका नियमावली बदल रहा है या फिर क्या हो रहा है। तो अब जाएंगे नेक्स्ट बार तो इसमें पता करके बताएंगे। फिलहाल इसका कोई फीडबैक मेरे पास नहीं है और ना मेरे से कोई बोले हैं, कोई अधिकारी नहीं बोले हैं। आज भी कुछ अभ्यर्थी ही गए थे सचिवालय, उनके संदर्भ में कुछ आया अपडेट या उन्होंने कुछ कहा आपसे?
जी, उनका तो मतलब अभ्यर्थी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है, तो उनका कहना है कि मैम उनको लगता है सब कुछ तुरंत क्यों नहीं हो जा रहा है, तो वहाँ तो शिक्षा विभाग में प्रोसेस बाय प्रोसेस काम होगी। तो कुछ लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ है, कैसे होगा ऑनलाइन। कुछ लोग कह रहे हैं नियमावली में ऐसा कोई बात नहीं है, सुपर टेट भी अभी नहीं होगा। और ऑनलाइन और सेंट्रलाइज के लिए भी कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि ऑनलाइन सेंट्रलाइज मैम होगा कि नहीं, अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बना है। तो ये जरूरी नहीं है ना कि शिक्षा विभाग सब कुछ खुद से करे, अपना सॉफ्टवेयर बना ले। हो सकता है कोई टीम का गठन कर दे, रास्टर कोई टीम का निर्माण कर दे, तो वो उनका प्रॉब्लम है कि वो किस तरह से करेगा। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारा नोटिफिकेशन कैसे आए और इतनी भरपूर मात्रा में कैसे आए कि सबका हो जाए। अच्छी बात है। यहाँ पे अगर एक तो सुपर टेट का नाम ये लोग लेके ना खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। आप लोग हमेशा इसके चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं? जो भी अभ्यर्थी उन्हें सोचना चाहिए कि हमें किससे मतलब है, नोटिफिकेशन से मतलब है। देखिए, अगर कुछ भी विभाग का उल्टा सीधा कार्य करना होता तो आपको कभी नहीं बोलते कि लास्ट अप्रैल में, ऑडियो भी सभी ने लाइव सुना था कि लास्ट अप्रैल में निकल सकता है, लेकिन ये मई तक जा सकता है। हमने भी बोला था कि 15 तक मिल जाएगा, और बाद में हमने एक वीडियो में भी बताया था कि कुछ दिन और आगे जाएगा। ये हमने आपको पहले से हिंट्स दे रखा था। तो कुछ दिन और आगे गया तो 18 तक आपको मिल गया। और ये खुद से आप लोग कुछ मतलब उल्टा सीधा बातें करेंगे तो कुछ उल्टा ही हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप नोटिफिकेशन के लिए फाइट करें और केवल 7वें चरण का नोटिफिकेशन कब जारी हो इसके लिए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। और रही बात सॉफ्टवेयर की ऑनलाइन का, ये थर्ड पार्टी को दिया जा सकता है। थर्ड पार्टी वेब पोर्टल वगैरह बना ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग को कार्य करना होगा, विशेष कार्य करेंगे तभी ये संभव है। नहीं तो आपने देखा था कि अभी जो फॉर्म फिल हो रहा है उनको ऑफलाइन ही जाके करना पड़ रहा है, जो शास्त्र निर्देशक वाला है। बिल्कुल, ये बात को नियमावली में भी लिखा हुआ है कि प्रस्तावित है, लेकिन कंफर्म नहीं है। इस बात को हम लोग को कंफर्म बनाना है। हमारा आगे का जो रणनीति होगा उसमें सबसे पहला मांग नोटिफिकेशन होगा और दूसरा मांग यही होगा ऑनलाइन और सेंट्रलाइज हो। क्योंकि अगर ऑनलाइन सेंट्रलाइज नहीं हुआ तो बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि सरकार की ये बहुत बड़ी राजनीति होगी कि इस बहाली को 2024 तक खींच के ले जाए, अगर ऑनलाइन सेंट्रलाइज नहीं हुआ तो, ऑफलाइन हुआ तो। इसीलिए हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहला मांग नोटिफिकेशन और दूसरा मांग ऑनलाइन सेंट्रलाइज डोमिसाइल तो खैर है ही उसमें, तो डोमिसाइल के लिए कुछ कंडीशन लगाए। उस दिन हम गए सर तो प्रधान सचिव के पास तो इतने सारे लोग आए थे कि सब बात हम कर नहीं सकते। बहुत मांग रखे भी तो बहुत लोग को समझ भी नहीं आया, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डोमिसाइल भी लगे तो कुछ कंडीशन के साथ लगे कि अदर स्टेट नहीं बनवा ले अपना फर्जी पैसा देके। तो ये बात भी हमको प्रधान सचिव से करना है। और ऑनलाइन सेंट्रलाइज हो, हर हाल में हो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, परेशानी थोड़ा बढ़ जाएगा सबका। ये परेशानी हम लोगों ने छठे चरण में देखा था, इसलिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज का चर्चा होना चाहिए और ये अगर शिक्षा विभाग चाहे तो निश्चित रूप से हो सकता है। अच्छा, एक चर्चा आपके विषय में निगेटिव भी चर्चा चल रहा है, हम चाहेंगे कि ये भी प्रश्न आपके सामने रखा जाए। चर्चा ये चल रहा था कि उस दिन जब सचिवालय आप गए थे उसके बाद का हमने कुछ अभ्यर्थियों द्वारा या कुछ 1-2 व्यक्ति द्वारा ये कहा जा रहा है, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि छठे चरण के चक्र के बारे में कुछ विशेष आप वहाँ आपने कुछ कहा था। ये खुल के हम नहीं कह रहे सभी अभ्यर्थियों के सामने, लेकिन कुछ इस पे चर्चा आपके बारे में कहा जा रहा है अच्छे तरीके से। तो कुछ लोगों को देखिए, हम विनीता सचिवालय जाती है, वहाँ से जो भी न्यूज आता है परफेक्ट एकदम सच बोलती है, चाहे वो पॉजिटिव रहे या निगेटिव। अब कुछ लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, या यूँ कहिए कि अभ्यर्थी को बरगला के रखे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2-4 लोग क्या, हम खुद के नौकरी के लिए सर हम सचिवालय जाते हैं सबसे पहले, तब अभ्यर्थी के लिए जाते हैं, तो हमको कोई नहीं कहीं जाने से रोक सकता है। और हम वहाँ से निकलेंगे तो सच बताएंगे और बहाली के लिए जो सही लगेगा वो हम हमेशा करेंगे और हमको कोई नहीं रोक सकता है। किसी को रोकना है तो ग्राउंड लेवल पर आके हमसे फेस टू फेस बात करें। अब रही बात कुछ लोग बोले कि छठे चरण की जब भी हम सचिवालय जाते हैं तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि विशेष चक्र की काउंसलिंग जो हुई है उसका नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि हमको पता है जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो आपकी आगे कहीं ऐसा कोई छठे चरण का कोई बात की है क्या, कोई सुने हैं? हाँ, नियुक्ति पत्र की बात हम हमेशा कहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि हमको पता है जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा 7वें चरण के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो बाकी जिसको कंफ्यूजन है तो वो लाइव भी सुन ले जाके रिकॉर्डिंग। तो कुछ लोगों का काम ही यही है
खुद कुछ करना नहीं है या फिर सिर्फ वहाँ जाके झूठ मूठ का बरगलाना है, और जो सच बोले जो काम करे उनका पैर खींचना है। तो हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाएंगे, अपना काम करेंगे, अपने नोटिफिकेशन के लिए, अपने बहाली के लिए और अभ्यर्थियों के लिए जो हमको ठीक लगेगा, रिक्ति सम्मानजनक आना चाहिए, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और करेंगे, चाहे जिसको बुरा लगे अच्छा लगे, क्योंकि बिहार का जो 7वां चरण आ रहा है वो सभी का है, सिर्फ किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, और न सचिवालय किसी का पर्सनल आदमी का है, जिस तरह से लोग ओवर रिएक्ट करते हैं। सही बात है। दूसरा चीज कि आप किसी को कहीं भी जाने से किसी को भी नहीं रोका जा सकता है। मान लीजिए इससे पहले भी कोर्ट में इतना सारे केस था, छठे चरण में सब चल रहा था, किसको कौन रोक दिया, जिसको मर्जी वो केस किया। दिसंबर वाले एक मांग हम रखे, बहुत सारे अभ्यर्थी को समझ में नहीं आया क्योंकि हम यूआरएस बोले पहले, और कुछ अभ्यर्थी जानबूझ के लोगों के बात में आके इस बिना मतलब का उसको क्रिटिसाइज किए हुए हैं। तो उस चीज को हम क्लियर कर देते हैं कि रिक्ति की मांग हम रखे कि जो 50,000 सीट, यही मेरा एक मांग हम रख सके प्रधान सचिव के सामने, क्योंकि बहुत सारे लोग आए जैसे सब लोग बोल रहे थे, हम सोचे हम हमेशा आते हैं, फिर जाएंगे तो अच्छे से समझाएंगे कभी टाइम के बारे में, चाहे सेंट्रल लाइन के बारे में, तो हम नहीं उतना, लेकिन इस मांग को हम रखे, इसके लिए हम लेटर भी दिए, और ये लेटर पहले भी हम जाके ग्रुप में दिए हैं और सब ग्रुप में घुमा है। अभ्यर्थी लोग देखे हैं कि विनीता क्या मांग की है, और फिर भी जानबूझ के कुछ अभ्यर्थी बिना मतलब का बरगला रहे हैं ताकि हम सचिवालय नहीं जाए, हम आगे बढ़ के काम नहीं करें, बस इसी के लिए, और कोई मुद्दा नहीं। तो अच्छा, मांग क्या था? मांग मेरा यही था सर कि 50,000 जो सीट है पुराना वाला छठे चरण में जो बच गया है, उस छठे चरण के 50,000 सीट को आप आरक्षण के नियम के अनुसार विखंडित कीजिए। आरक्षण का नियम है, मेरे पास उसका लेटर है सर, आप कहिएगा तो हम आपको भेज देंगे, आप दिखा सकते हैं कि आरक्षण का नियम है कि किसी सीट पर, किसी भी बैकलॉग सीट पर अगर 3 बार उस सीट पर बहाली हो चुकी है और उसके बाद भी वो सीट अगर नहीं भरा है तो फिर उस सीट को आप विखंडित करके और यूआर और यूआरएस में कन्वर्ट कीजिए 100% रोस्टर के हिसाब से 100%। इसी में अभ्यर्थी कंफ्यूज कर गया कि यूआर यूआरएस क्यों बोली, तो पहले से रिक्ति को विखंडित करेगा तो यूआर और यूआरएस में ना करेगा, और उसके बाद वो 100% मतलब 100 रिक्ति है तो 150 यूआर और 50 यूआरएस, इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कैटेगरी वाइज बांटते हैं। उसके बाद उस 50 सीट को वो कहते कोटिवार बांटे। हाँ, उस 50 सीट को वही हम बोले कि 50,000 सीट को आप पहले यूआर और यूआरएस में विखंडित कीजिए, और उस यूआर और यूआरएस सीट के जो सीट है 50,000 उसको आप कोटिवार आरक्षण के नियम के अनुसार कोटिवार रोस्टर बिंदु का 100 पॉइंट रोस्टर बिंदु का पालन करते हुए आप उसको सारे कैटेगरी में बांटिए। बीसी का 12% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, आपका दिव्यांग का 4% है, स्वतंत्रता सेनानी का 2% है, SC ST का जो भी जितना का है आप उसको उसमें दीजिए। 40% शायद सब जनरल का रहता है। हाँ, उसका एक रोस्टर बनता है 100 बिंदु वाला, उसके हिसाब से वो बांट दिया जाता है। हाँ, तो 40% यूआर और यूआरएस का 50,000 सीट का 40% यूआर और यूआरएस को दिया जाए, और 60% सीट को सारे कैटेगरी में जो रोस्टर बिंदु उसका होता है उस हिसाब से उसको बांटा जाता है। तो यही मेरा कहना था कि 50,000 सीट को विखंडित कीजिए और सारे कैटेगरी को दीजिए, क्योंकि वो सीट जब 3 बार में नहीं, जब सोचिए कि 10 साल से बहाली हो रही है और वो सीट कोई नहीं ले सका अभी तक, तो आगे भी नहीं लेगा, जाहिर सी बात है। कुछ हो सकता है कि वो कंफ्यूजन होगा कि कहीं वो SC ST का सीट है तो महिला का SC ST का सीट है, तो महिला SC ST सीट की भी महिला कंफर्म रहे कि जितना सीट उसको तोड़ के भी जितना रिजर्वेशन उनको दिया जाएगा, मेरा ये 100% दावा है कि उतना महिला भी नहीं मिलेंगे, उनमें से भी खाली जाएगा। हाँ, पुरुष साथी तो इस चीज के लिए खुश हो जाए कि विनीता जी कितना बड़ा पहल आप लोग के लिए की है कि अगर 50,000 सब सीट अगर हम लोग यूटिलाइज कर लिए तो आगे में मान लीजिए 50,000 सीट भी देगा, 60,000 सीट भी देगा, 40,000, 1 लाख के ऑपरेट सीट रहेगा, आपका डोमिसाइल रहेगा, मेरिट कितना गिरेगा सोचिए। हाँ, सीट ज्यादा रहेगा तो मेरिट जाहिर सी बात नीचे गिरेगा। हाँ, तो मेरा डोमिसाइल रहेगा, अगर डोमिसाइल में अगर कुछ और प्रावधान लगा, इस चीज को लोग इस चीज को दूसरे तरह से पेश किए, कुछ लोग पार्टिकुलरली कुछ लोग हैं जो इस चीज को दूसरे तरह से पेश किए, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं। जिनको नहीं समझ में आया डायरेक्ट हमसे कॉल करे, डायरेक्ट सचिवालय आए, हम हर साइड ज्यादा रहेगा तो मेरिट जाहिर सी बात नीचे गिरेगा। हाँ, तो मेरा डोमिसाइल रहेगा, अगर डोमिसाइल में अगर कुछ और प्रावधान लगा, इस चीज को लोग इस चीज को दूसरे तरह से पेश किए, कुछ लोग पार्टिकुलरली कुछ लोग हैं जो इस चीज को दूसरे तरह से पेश किए, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं। जिनको नहीं समझ में आया डायरेक्ट हमसे कॉल करे, डायरेक्ट सचिवालय आए, हम हर फ्राइडे को सचिवालय बुला रहे हैं हर जिला से लोग को,
आए और हमसे पूछे कि विनीता जी आप क्या मांग की। तब आप बताइए राज सर, आप पिछले बहाली को देखे हैं, छठे चरण की बहाली को, और हमको लगता है कि 7वें चरण में 90% स्टूडेंट है जो छठे चरण की बहाली को बारीकी से देखे हैं। क्या रोस्टर के केस की वजह से वो बहाली 6 महीना फंसी थी। रोस्टर जो केस हुआ था, ब्लाइंड केस जो हुआ था, उस केस की वजह से 6 महीना बहाली फंसी थी। तो हमारा यही कहना था प्रधान सचिव से कि देखिए रोस्टर का ठीक से आप पालन करके और फ्रेश रोस्टर दीजिए और कोटिवार बांटिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। हो इसमें भी अगर आप गलत सलत करके रोस्टर ठीक से नहीं बांटिएगा तो हो सकता है फिर बहाली आगे फंस जाए, कोई फंसा दे। तो मेरे कहने का ये, हम उनको मोटिवेट कर रहे थे राज सर ताकि वो 50,000 सीट को किसी तरह भी खंडित करके इसमें जोड़े, हम उनको मोटिवेट कर रहे थे। अब हमको उस समय ये भी जानकारी नहीं था कि मतलब लाइव चल रहा है, कुछ लोगों के मन में था कि मैम केस से इसका बात ऑन कैमरा नहीं बोलिए, अभ्यर्थी के दिमाग में बैठ जाता है। तो बैठने की बात नहीं है, जब अपने अपने अधिकार की बात होती है ना, अभी तो नोटिफिकेशन नहीं निकला है तो हर कोई एक्टिव हो जाता है सर वहाँ पर। अभी सब सोया हुआ है, लेकिन जब दिव्यांग को देखिए कि कब जाके 6 फेज की बहाली को फंसाया, 19 में वो बहाली खुली है, कब जाके फंसाया, जब उसको खुद लगा कि मेरा नौकरी नहीं हो रहा है या हमको इतना परसेंटेज मिलना चाहिए था, नहीं मिला, जब उसको समझ में आया तभी फंसा दिया ना। अभी बहाली पूरा हो गया फिर भी रोस्टर का केस चल रहा है ना। तो इसलिए मेरे मोटिवेट कर रहे थे हम संजय सर को कि इस तरह से आप नहीं करिए, नहीं तो फिर से प्रॉब्लम हम लोग को होगा, क्योंकि बहाली बीच में रुकेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि 50,000 सीट को हर कैटेगरी में दीजिए और महिला लोग आश्वस्त रहे पूरी तरह से कि जितना भी सीट आप लोग को SC कैटेगरी में मिलेगा, समझिए कि जितना भी सीट उसको तोड़ने के बाद भी मिलेगा, फ्रेश रिक्ति आएगा उसमें भी मिलेगा, उतना भी आप लोग नहीं भरिएगा, आपका सीट अब फिर खाली जाने वाला है। अच्छा ठीक है, सारा चीज ठीक रहा। अच्छा यहाँ पे आपको क्या लगता है कब तक नोटिफिकेशन बिहार सरकार निकाल सकता है 7वें चरण का, प्राथमिक का 1 to 8 का? देखिए सर, हम पहले भी बोले थे कि नियुक्ति पत्र आने के बाद ही कुछ डिसाइड होगा। तो नियुक्ति पत्र का तिथि आ गया 18 तारीख। अब बिहार सरकार तो इतना आसान नहीं है बहाली को, शिक्षक बहाली को आप भी देख रहे हैं 2017 से हम भी देख रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरा कोशिश में है कि जैसे नियुक्ति पत्र मिले हमारा संघर्ष शुरू हो जाए। 18 को नियुक्ति पत्र मिले, 19 से हमारा संघर्ष शुरू हो जाए। और संघर्ष देखिए कब रंग लाता है। अब निश्चित डेट हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन सब लोग लगे रहेंगे तो मई में जरूर नोटिफिकेशन आ सकता है, अगर सब लोग लगे रहे तो इसमें चलिए सही बात है। यहाँ एकजुटता बहुत जरूरी है और ये किसी घर का नहीं चीज है, आपस में लड़ने से कुछ फायदा नहीं है। नियुक्ति पत्र मिलेगा, आप शिक्षक बन जाएंगे, आप किसी स्कूल में होंगे, इसलिए एकजुटता बनाए रखें और ज्यादा इधर उधर ग्रुप से रिमूव, किसी ग्रुप को छेकना, ये सारी चीज से दूर रहेंगे तो अच्छी बात है। यही जिंदगी नहीं है, जिंदगी अभी बहुत लंबा है और इससे बाहर निकलिए। जो वास्तविकता है उसको पहचानिए। वास्तविकता ये है कि आपको जॉब चाहिए, आपको नौकरी चाहिए और वो नौकरी किसी स्कूल में जाके आपको करना है। अब देखिए सर, अभी आप पूछे क्वेश्चन हमसे कि कब तक आएगा बहाली, तो आपका एक्सपेक्टेशन या अभ्यर्थी का अब एक्सपेक्टेशन होगा कि विनीता मैम बोल दे कि अप्रैल में आएगा। हम कैसे बोल दे अप्रैल में आएगा? 18 तारीख को आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद विभाग बैठक करेगी खुद से, फिर कैबिनेट की मीटिंग होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और सीट का गणना होगा, क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, अब तो आगे जाने के बाद है। अभ्यर्थी यहीं पर ये हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, विनीता मैम बोली क्यों नहीं? अरे भाई, कैसे कोई शिक्षा विभाग का अनुमान लगा सकता है? हम संघर्ष करेंगे ना, हम संघर्ष ग्राउंड लेवल पर करेंगे और आपको रिजल्ट दिखेगा, हम इतना कहेंगे। हो सकता है कि हमारा संघर्ष इतना ज्यादा अच्छा हो जाए कि अप्रैल लास्ट में भी नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है कि आप मई में भी नहीं आ सके। तो उस तरह से किसी चीज का अनुमान लगाना शिक्षा विभाग का खास करके बेवकूफ़ी है। इसीलिए कहेंगे सभी अभ्यर्थी अनुमान लगाना छोड़ दें और अपने काम पर ध्यान दें। 18 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, 19 तारीख तक, 19 से हम लोग का काम आप लोग को ग्राउंड लेवल पर दिखेगा और उसके बाद खुद इस पर रिस्पॉन्स आएगा शिक्षा मंत्री का, पूरे शिक्षा विभाग का, कि हमको 7वें चरण के लिए भी बहाली करना है। फिर जैसे जैसे वो लोग प्रोसेस शुरू करेगा, लेकिन अगर संघर्ष किया जाए राज सर, अगर सब लोग इसमें एकजुट रहेंगे तो मई में नोटिफिकेशन आ सकता है, निश्चित रूप से आ सकता है और पॉजिटिव इंसान रहेगा तो निश्चित रूप से सफलता